गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। होपफुली आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी। मेरी भी मिला जुला के ठीक थी। ऐसे भी आप मस्त रहिए, अपनों के साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज होता क्या है? चार्ज एक्चुअली बैंक और बोरोवर के बीच में क्रिएट किया जाता है। जो बैंक है जो लोन देती है और जो बोरोवर है जो लोन लेता है, उनके बीच में चार्ज क्रिएट किया जाता है। जो भी लोन्स देता है उसके अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटीज बैंक्स को दिया जाता है उसके अगेंस्ट चार्ज बैंकों द्वारा क्रिएट किया जाता है। और ये कंसेंट बोरोवर दिया जाता है चार्ज क्रिएट करने के लिए, और राइट बैंक क्रिएट करता है। कंसेंट बोरोवर देता है और राइट बैंक्स क्रिएट करता है, राइट बैंक्स की होती है। तो हम जब भी अब चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी कोई बैंक्स अपने ग्राहकों को लोन देती है तो यदि वो इन केस इन फ्यूचर किसी कारणवश कोई टेक्निकल रीजन हो गया या मार्केट साथ नहीं दिया तो बिजनेस की फेल्योर हो जाती है। तो जो भी चार्ज क्रिएट किया हुआ है बैंक्स के फेवर में कस्टमर द्वारा, उस चार्ज को रियलाइज किया जाता है, मतलब उनको सेल प्रोसीड्स किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है उनके लोन अकाउंट्स में। इन केस ऑफ ओनली डिफ़ॉल्ट्स, जब भी डिफ़ॉल्ट होता है तो ये ट्रांजैक्शन होता है रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसके ऊपर बैंक्स द्वारा चार्ज क्रिएट होता है। चार्जेज मेनली दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्जेज। फिक्स चार्ज जैसे कुछ कस्टमर उनके पास ज़मीन होता है, मकान होता है, वो बैंक्स को बंधक रख देते हैं, जिसके अगेंस्ट में बैंक्स उस पर अपना राइट क्रिएट करती है चार्ज के फॉर्म में। उनको फिक्स चार्ज कहा जाता है। वो एक जगह पे ही रहता है, वो मूव नहीं करता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। किसी भी कस्टमर द्वारा, जैसे फिक्स डिपॉजिट है वो बैंक्स में ही रखा रहता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है जो क्विक रियलाइज किया जाता है, LIC की प्रीमियम है, जो भी उनकी सरेंडर वैल्यू है, जो बैंक्स में हम फिक्स इसको भी सिक्योरिटी के फॉर्म में जो लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट में रखते हैं, तो उनको फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। जो इमीडिएट रियलाइज के दौरान जो बैंक्स में डिफ़ॉल्ट हुआ है वो बैंक पहले उसको रियलाइज करती है। एक होता है पारी पासो चार्जेज, जैसे कि मोर देन बड़ा फॉर्म है। पारी पासो चार्जेज होता है जब एक से अधिक बैंकों द्वारा पार्टिकुलर ग्राहकों को लोन दिया जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। ये सारे कंसोर्शियम अरेंजमेंट्स के द्वारा होता है। जब एक पार्टी को बहुत सारे बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है तो इसमें प्रॉपर्टी तो एक भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। तो जिस बैंक का जितना हिस्सा होता है उसके हिसाब से बैंक अपना चार्ज क्रिएट करती है उस प्रॉपर्टी पे। जब भी वो प्रॉपर्टी का सेल होगा तो जिस बैंक का जितना हिस्सा है उनका रियलाइजेशन या सेल्स का पैसा है उनके लोन अकाउंट में उनके हिस्से के हिसाब से जमा होगा। इसको हम पारी पासो चार्जेज कहते हैं। अब इसमें कौन सी बैंक की राइट फर्स्ट चार्जेस सेकेंड चार्जेस भी इसके तहत क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट चार्जेस सेकेंड चार्जेस क्या होता है? जब एक या अधिक बैंक सेम प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करता है तो जो बैंक पहले चार्ज क्रिएट किया उसका फर्स्ट राइट है, जो बैंक सेकेंड में चार्ज क्रिएट किया उसका सेकेंड राइट होगी। अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्जेज होता है, जैसे हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, लियंस है, मॉर्गेज है, असाइनमेंट है। एक कॉमन टाइप ऑफ चार्जेज है जो बैंकों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथिकेशंस की। हाइपोथिकेशन सेक्शन 2 सरफेसी के तहत डिफाइन किया है। हाइपोथिकेशन सेक्शन 2 सरफेसी के तहत डिफाइन किया गया है। हाइपोथिकेशन के अंदर पोजेशंस एंड ऑनरशिप दोनों ऋणी के पास होता है। जो भी व्यक्ति लोन लेता है और जो वस्तु हाइपोथिकेशंस के तहत चार्ज क्रिएट होता है बैंकों द्वारा, उसमें पोजेशन एंड ऑनरशिप मतलब उनका रख रखाव और मालिकाना हक ऋणी के पास होता है। जैसे आप स्टॉक के अगेंस्ट फाइनेंस होती है, दोनों उनके पास रहता है। लेकिन ऋणी द्वारा जो भी वस्तु हाइपोथिकेट है बैंक्स को,
जो भी हाइपोथिकेशन द्वारा बंधक रखी गई है उनको बिना बैंक के परमिशंस का वो सेल नहीं कर सकते। यदि इस तरह का एक्टिविटी ऋणी द्वारा किया जाता है तो बैंक्स उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शंस ले सकती है। इसलिए जो भी डिस्पोजल ऑनरशिप और उनके रख रखाव होने के बावजूद भी यदि बैंक्स में हाइपोथिकेशन के तहत चार्ज क्रिएट है तो बिना बैंक परमिशन का वो सेल नहीं कर सकते हैं। जब भी ऋण हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट फाइनेंस की गई है तो यदि बैंक्स का अकाउंट डिफॉल्ट होता है उस केस में बैंक जो है कस्टमर के कंसेंट या विदाउट कंसेंट वो फोर्सफुली भी सरफेसी एक्ट के तहत पोजीशन लेके उस वस्तु को डिस्पोज कर सकती है या करेगी जो भी वस्तु को हाइपोथिकेट बैंक में किया गया है। अब हम बात करेंगे प्लेज की। प्लेज जो है सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। प्लेज सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया गया है। प्लेज मीन्स होता है जो प्रॉमिस टू पे ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो भी बैंक से ऋणी लोन लेता है तो उसके अगेंस्ट में गुड जो बैंक्स में फिजिकली डिलीवर करके रखा जाता है, जिसको बेलमेंट्स ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, उनको हम प्लेज कहते हैं। इनको अदर लैंग्वेज में लॉक एंड की मेथड भी बोला जाता है। जब भी अकाउंट्स इसमें जो पोजीशन होता है वो बैंक के पास होता है क्योंकि गुड्स को बैंक में डिलीवर कर दिया गया जो भी है। और दूसरा है जो ऑनरशिप है वो जो एक्चुअल मालिक है उनके पास में है। लेकिन यदि अकाउंट डिफ़ॉल्ट होता है प्लेज के केस में तो सबसे पहले ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है बैंक का कि वो उनको एक नोटिस देंगे सुटेबल टाइम पीरियड का। फिर जो भी वस्तु बैंक्स में बंधक रखी गई है उनको वो डिस्पोज करेंगे। वो डायरेक्ट डिस्पोज नहीं कर सकते, वो लॉफुल भी बैंक्स के लिए हो सकता है। अतः कस्टमर को हित में ध्यान रखते हुए प्लेज के केस में ये रीजनेबल पीरियड नोटिस हम पहले ग्राहक को देंगे जो डिफ़ॉल्ट किए हैं, और फिर उनके जो गुड्स जो बैंक्स में रखा गया है उनको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। बैंक्स का दायित्व है कि जो भी जिस कंडीशन में क्वांटिटी, क्वालिटीज और अमाउंट रखा गया है उसी कंडीशन में आफ्टर रिपेमेंट्स ऑफ लोन उनको वापस करेंगे। जो भी ऋणी बैंक्स में जो गुड को डिलीवर करते हैं मतलब अपना सामान जमा करते हैं उसको प्लेजर बोला जाता है और बैंक को प्लेजी बोला जाता है। तो इनमें ध्यान रखेंगे 172 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। इनमें जो ऋणी होता है वो प्लेजर होता है, बैंक्स प्लेजी होता है, ऑनरशिप ग्राहक के पास होता है, पोजीशन बैंक के पास होता है। जब भी अकाउंट डिफ़ॉल्ट होगा तो हम रीजनेबल पीरियड नोटिस दे के ही अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज में क्या डिफरेंस है? हाइपोथिकेशन में हमने देखा था कि ऑनर और पोजीशन दोनों ऋणी के पास रहता है, मतलब जो वस्तु ऋणी के पास में है उनका अधिकार भी है, रख रखाव उनके पास है। लेकिन प्लेज के केस में जो ऑनरशिप है वो बैंक ऋणी के पास में है एंड जो रख रखाव है वो बैंक के पास में है। तो यही जो डिफरेंस है मेनली ऑनरशिप के आधार पर प्लेज और हाइपोथिकेशन में डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट की। असाइनमेंट जो सेक्शन 3 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। असाइनमेंट एक्चुअली जो ट्रांसफ़र ऑफ राइट और इंटरेस्ट ओवर द एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम जो फ्यूचर में राइज होता है, जो हमारे पोजीशन में नहीं है, जो बैंक के पोजीशन में नहीं है, वो फ्यूचर में क्लेम्स होता है। तो उसके ऊपर जो भी राइट या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, जो भी चार्जेज हम क्रिएट करते हैं उसे असाइनमेंट कहा जाता है, जो कि सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। जो कॉमन
टाइप के लोन है जो हम बुक डेप्ट के अगेंस्ट लोन देते हैं, LIC पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोन देते हैं, या FDR के अगेंस्ट लोन देते हैं, ये सारे हमारे असाइनमेंट के तहत कवर किया जाता है। ये सारे असाइनमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से कवर किया जाता है। इसमें एक रिटन डायरेक्शन होता है असाइनर के द्वारा, जो व्यक्ति असाइन करता है। ये एक सेक्शन है 131 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके तहत जो भी असाइनर है उनको रिटन में एक अंडरटेकिंग देंगे, जिसके तहत वो चार्ज क्रिएट किया जाता है असाइनमेंट के तहत। जो भी कम्युनिकेशंस है, जो भी कम्युनिकेशन है वो सेक्शन 131 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत असाइनर या जो भी उसका ऑथराइज एजेंट है उसके द्वारा जो भी असाइन किया जाता है वो रिटेन इंस्ट्रक्शंस बैंक्स को देता है। जो भी फ्यूचर क्लेम अराइज होता है उस डिफ़ॉल्ट के कारण या जो डेप्टनेस के कारण, जो भी फ्यूचर क्लेम अराइज होता है उसको हम असाइनमेंट के तहत रियलाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉर्गेज की। मॉर्गेज जो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये सेक्शन 58 के तहत ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। सेक्शन 58 के तहत अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। ये ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जो भी हम बैंक्स को बंधक रखते हैं, जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर जो भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। जो कि प्रेजेंट लोन्स या फ्यूचर लोन्स कोई भी लेंगे वो टोटल पे वो चार्ज एग्जिस्ट करता है। मॉर्गेज एग्जिस्टिंग एंड एज वेल एज फ्यूचर्स लोन्स भी लेंगे उस पे भी वो चार्जेज क्रिएट हो जाते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स के मॉर्गेज है, जैसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, इंग्लिश मॉर्गेज है, अनसरफेक्चरी मॉर्गेज है। तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे। इसमें सबसे पहले रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के ऑफिस में एक इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत उसको जो रेवेन्यू होता है, जो स्टाम्प ड्यूटी होता है, दो विटनेस के प्रेजेंस में जो भी चार्ज क्रिएट होता है बिटवीन द बैंकर्स एंड बोरोवर्स, जो भी बंदा मॉर्गेज करता है उसे मॉर्गेजर कहते हैं। जो जिनके फेवर में मॉर्गेज होता है उसको मॉर्गेजी कहते हैं। जिसमें ऋणी हो गया मॉर्गेजर, बैंक हो गया मॉर्गेजी। तो इसमें एक डिड क्रिएट होता है बिटवीन द टू विटनेस इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस टू क्रिएटिंग ओवर चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज, इसमें एक सिंपल डिक्लेरेशन होता है जो इसमें ऑनर्स एंड पोजीशन दोनों ऋणी के पास होता है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, जब भी डिफ़ॉल्ट होता है सिंपल मॉर्गेज में, तो वो कोर्ट की इंटरवेंशन के कोर्ट के थ्रू ही हम उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर पाते हैं। तो सिंपल मॉर्गेज में विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होता है। यदि लोन के जिस प्रॉपर्टी को रियलाइजेशन के प्रॉपर्टी के सेल के बाद भी कुछ भी आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो जो भी ऋणी होता है उनका वो पर्सनल लायबिलिटी होता है। उनका पर्सनल लायबिलिटी के तहत भी रिमेनिंग ऋणों को जमा करना होता है।